हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु आमिर सर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं तो ये आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा। और आपके पास अब वक्त नहीं है कि आप समय बर्बाद करें, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले समझते हैं। कार्तीय तल के बारे में देखिए, ये जो एक ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है, कार्तीय तल है। इसका जो यहाँ पे बिंदु होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब है कि जहां से ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है, मूल बिंदु शुरू होता है, उसको यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो कभी कभी अभी पूछ देता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जहाँ पे कटान होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। तो पता है कि राइट साइड में एक्स एक्सिस होता है, इधर में एक्स डैश होता है, ऊपर में वाई होता है, नीचे में वाई डैश होता है। राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है इसमें सारा पॉजिटिव होता है। जीरो के बाद क्या करेंगे? 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 शुरू करेंगे। उसी तरह से बाई तरफ में आपका ये सब माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4। फिर उसी तरह से ऊपर में आपका सब प्लस में जाएगा, 1 2 3 4। इस तरह से ये ग्राफ बनता है। फिर वाई एक्सिस में फिर नीचे में क्या करेंगे? माइनस में करेंगे, -1 -2 -3 -4। इस तरह का आपको ये ग्राफ को भी ध्यान में रखना है। जो बात समझनी है वो है, देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो ये होता है ये प्रथम घर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कहते हैं। प्रथम, चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं। तो प्रथम हो गया, इसको बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय या सेकंड हुआ। दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। चार होता है इसलिए चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, आपको समझना जो बात है वो ये है कि पहला घर में वो पूछ देगा कोई भी संख्या दे करके कि बताइए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा या किस पाद में होगा। तो क्या करेंगे? देखिए, आपको ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस, ये दोनों के बीच में कौन है? एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। वाई वाले में भी सब क्या है? प्लस है। अगर दोनों आपका पॉइंट प्लस में आता है, दोनों निर्देशांक जो पॉइंट है वो अगर प्लस में आता है तो वो प्रथम घर में जाएगा, यानी फर्स्ट में जाएगा। उसी तरह से आपको पहले एक्स वाले को देखना है। एक्स वाले क्या है? ये माइनस में है। वाई वाले में फिर देखना है तो कौन सा आ रहा है? आपको प्लस में आ रहा है। एक ये प्लस में आ रहा है, तो ये अगर प्लस प्लस जाता है ये तो प्रथम घर में जाएगा। अगर माइनस प्लस जाता है तो द्वितीय में जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर फिर एक्स वाले को देखिए, क्या है? ये माइनस है। और वाई वाले में देखिए क्या है? माइनस है। तो इसमें तीन, दोनों में क्या गया? माइनस है। यानी दोनों अगर माइनस माइनस है तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय पाद में होगा। चौथा का आप देखिए यहाँ पे चतुर्थ में, सबसे पहले एक्स वाले को फिर देखेंगे। एक्स में क्या है? प्लस है। वाई में क्या है? माइनस है। तो अगर प्लस प्लस जाता है तो प्रथम में जाएगा, पहला घर में। माइनस और प्लस जाता है तो दूसरे में जाएगा। अगर दोनों माइनस जाता है तो तृतीय घर में जाएगा। अगर प्लस और माइनस जाता है तो वो चतुर्थ में जाएगा। इस बात को समझेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण समझना है वो क्या समझना है कि अगर कोई भी बिंदु एक्स और वाई दिया है, यहाँ पर पहले वाले को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहते हैं। तो इस बिंदु को पहले वाले को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछ देगा कि बताइए कि इनमें से भुज की संख्या कौन सी है। कोई भी वैल्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए 2, -3 दे देगा, कहेगा कि ये दिए हुए निर्देशांक नियामक में कितना भुज है। तो आप बता सकते हैं 2 है, कोटि पूछ दे तो -3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो अभी हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे और समझाएंगे कि आपका क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप अपना ये समझ गए होंगे। अब देखिए, क्वेश्चन को देखना है इसमें कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसको ध्यान देंगे। इसको मिटाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2√5, -√3 किस चतुर्थांश में या पाद में स्थित होगा। तो यहाँ रूट देखकर आपको घबराना नहीं है। ये रूट सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए सेट किया जाता है क्वेश्चन इस तरह का। अगर रूट में भी है तो घबराना नहीं है, बस आपको प्लस और माइनस चेक करना है। देखिए, हमारा जो पहला है वो प्लस है, दूसरा माइनस है। खोजिए इसमें कि कहां पर है। पहला प्लस और दूसरा माइनस, किस में है? चतुर्थ में, यानी चौथे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा, या फिर चौथा हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा, 1 2 3 4 करके, तो चतुर्थ हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। अभी हम बताए हैं कि पहला जो दिया रहेगा उसको भुज कहेंगे,
और दूसरा जो दिया रहता है उसको कोटि कहते हैं। पहला वाले को भुज कहेंगे, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो इसमें आपका कोटि कौन हो गया? -4। तो आंसर हो जाएगा -4। समझ में आया? पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि, यानी x वाले को भुज, y वाले को कोटि कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है बिंदु -3, -3 किस पार यानी चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोनों आपका किस चीज में है? माइनस में है। दोनों आपका माइनस में है। जब दोनों माइनस में होता है तो किस घर में जाता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तृतीय घर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का तृतीय हो जाएगा, तीसरा घर। समझ में आया? अगर आगे देखिए, दोनों अगर माइनस में है तो तृतीय घर में होगा, प्लस और माइनस है तो चतुर्थ में होगा। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप तुरंत इसको कहीं पे रफ में बना करके तब एग्जाम में बनाएंगे, जो कि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ऑब्जेक्टिव में खास करके देखा जाता है कि अगर आया तो आया, नहीं तो गया तो चला गया। उसमें कहीं बीच का कोई मार्ग नहीं होता है, या तो 100% वो आ जाएगा या 100% चला जाएगा। इसलिए गलती नहीं करेंगे, गलती करने का चांस नहीं लेंगे। कहीं भी डाउट हो तो ग्राफ हट से बना लेंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे, ताकि एक नंबर आपका एकदम सही हो, कहीं से कोई गलत नहीं हो। अगला देखिए क्या करा है 4 नंबर क्वेश्चन। सरल रेखा x -2 तथा y 3 का कटान बिंदु क्या होगा? कटान बिंदु यानी अगर हम x बराबर 2 देखते हैं और y में हम देखते हैं आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 3, कटान बिंदु क्या होगा? तो क्या करना है, ऑप्शन में आपको होगा अलग अलग। तो क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट में, यही आपका हो जाएगा कटान बिंदु। जहां कटान बिंदु होता है वहां पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यही आप लिख देंगे, जो भी यहाँ पर देगा x का वैल्यू, y का वैल्यू, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, वही आपका कटान बिंदु हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु यानी एक आपका 0 0 दिए हुआ है और दूसरा आपका x y दिया है। आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर होता है। अंडर रूट में क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मूल बिंदु यहाँ यानी 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 0 रखेंगे तो भी आपका उतना ही आएगा, तो सीधे इसका आप स्क्वायर कर देंगे रूट में। तो x और y मूल बिंदु से अगर दूरी पूछता है तो उसका सीधा सूत्र हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसको ध्यान पर रखेंगे। मूल बिंदु से रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। फिर वही आगे आपको क्या करना है, मूल बिंदु से इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो फिर मूल बिंदु से कोई मतलब नहीं, अभी फॉर्मूला बताया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ 4, -5 है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, ये हो जाएगा 5 चौका 50, 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6 5 11 के 1, हमें बच गया 1 2 1 3 1 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, √41 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालना था तो मूल बिंदु का सूत्र सीधे आप लगा देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। इसलिए x अक्ष और y अक्ष दोनों को लिखा गया है। अक्ष और नियामक या निर्देशांक अलग अलग होता है। ये अक्ष हो गया आपका, निर्देशांक या नियामक कहते हैं जो पॉइंट में 0 दिया रहता है, जैसे 2,3 5,3 या 2,3 इस तरह से जो भी दिया रहता है उसको कहते हैं निर्देशांक। यहाँ पे कह रहा है x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? x अक्ष से जब भी हम बढ़ेंगे तो किधर बढ़ेंगे, y की तरफ बढ़ेंगे। x से जब भी हम बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, y की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, y क्या कहलाता है, y आपका कहलाता है कोटि। अभी हम बताए थे यहाँ पर x और y देकर, ये क्या कहलाता है, ये भुज, y वाला कोटि कहलाता है। तो कह रहा है x अक्ष से दूरी, दूरी जब लग जाए इसका मतलब है कि x जो हमारा अक्ष है वो किधर जाएगा, y की तरफ जाएगा। तो y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक उसी तरह से किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अब y अक्ष से हम किधर बढ़ेंगे, x की ओर बढ़ेंगे। तो x की ओर बढ़ेंगे जब तो क्या कहलाएगा, वो भुज कहलाएगा, सिंपल है, भुज कहलाएगा। या x एक्सिस कह सकते हैं, या x निर्देशांक कह सकते हैं इसको, भुज या x निर्देशांक कह सकते हैं, x निर्देशांक। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आप मार सकते हैं। अगर आपका पूछ देता है कि x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगी, तो कोटि कहलाएगी या फिर y निर्देशांक कहलाएगी। समझ में आया, इसको ध्यान से समझेंगे। x अक्ष से दूरी तो आपका कोटि या y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी
एक्स निर्देशांक या फिर भुज कहलाएगी। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ इसमें कैसे हुआ, तो आपको फिर अगले वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला वही लगाना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको पलट कर भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है x2 कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 2, तो 2 दोनों को क्या करना है स्क्वायर कर देना है, प्लस फिर y2 आपका कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 दिए हुआ है, इन दोनों का फिर स्क्वायर कर देना है रूट में। ये 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। ये 1 में से 3 गया माइनस हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, इसको कर देंगे 8। 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुने 2, 2 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 रूट 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। तो दोनों के बीच की दूरी अगर 2 पॉइंट दिया रहे, मूल बिंदु से दिया रहेगा तब तो फिर एक ही का आपको स्क्वायर कर देना है, लेकिन अगर दोनों पॉइंट दिया रहे तो आपको दोनों को लेकर के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का दूरी का सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु का -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। मध्य बिंदु का आपको पता है कि जब भी मध्य बिंदु को पूछता है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे मध्य बिंदु का जो सूत्र है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x1 माइनस 4, x2 दिया हुआ है 8 बटा में 2 कर देंगे, y1 दिया हुआ है 2 और y2 दिया हुआ है आपका 6, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा बटा में 2, 6 2 8 बटा में 4 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, यहाँ 4 दूनी 8, 2,4 यही हो जाएगा आपका मध्य बिंदु का नियामक। समझ में आया। ये सब बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका, ये एग्जाम में एक पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर ध्यान से समझना है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4 0 0 और 3,0 है, तो उसकी परिमिति क्या होगी या परिमाप क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर परिमिति या परिमाप त्रिभुज का किसी का दिया रहता है तो हम लोग पहले दूरी का सूत्र लगाते हैं और तीनों को निकालते हैं, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और जितना मान आ जाएगा वो तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जाकर के आपका उसकी परिमिति निकल जाता है। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर देता है तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर उसके बाद में 1/2 से, या फिर जो आपके पास फॉर्मूला है त्रिभुज का, इसमें नियामक निर्देशांक की मिति में जो आपका फॉर्मूला है वो लगाते हैं, जैसे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ये वाले बड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है तब जाकर के बनता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे, एकदम ट्रिक बताएंगे जो आपको आसानी से, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो कैलकुलेशन चेक नहीं होता है कि आप कैसे बनाए हैं, बस आपका सही होना चाहिए, तो हम एकदम शॉर्टकट बताते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। और इस तरह का आपको निर्देश जो भी पूछे, परिमिति पूछे या फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछे, परिमिति मतलब परिमाप, या फिर क्षेत्रफल निकालने के पूछे, आपको इसी फॉर्मूला से, इसी ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों हम आपको शीर्ष लिखते हैं 0,4, उसके बाद 0,0 और तीसरा है आपका 3,0। इसको ध्यान से समझेंगे, जो भी दिया रहेगा पहले वाले को आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके इन दोनों के पास लिख देना है। अगर ये दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे। जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट प्लस में होगा तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस में होगा तब प्लस कर देंगे। देखिए 0, तो 0 को माइनस में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो 4 है उसको -4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी दोनों को उठाकर यहाँ उसी तरह लिखेंगे 0, -4। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 0 और -4 को जोड़ेंगे तो -4, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका एक हो गया पॉइंट। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है आपका, ये 0 और -4 को जोड़ेंगे तो -4 और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0। अब इसमें करना क्या है आपको, ये तो हम जोड़ दिए, तो इसमें करना क्या है कि बाहर वाले को बाहर से गुना कर देना है, अंदर वाले को अंदर से गुना कर देना है।
बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुना कर देना है। 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पर माइनस देना है तो हमारा 4 तिहाई 12, 12 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। 12 में 0 जोड़ देंगे तो 12 इकाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? कब? जब ये परिमिति या परिमाप पूछेगा तब। अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, यानी 6 दूनी 12, 6 हो जाता। कब? जब क्षेत्रफल पूछेगा तब आपको 1/2 से गुना करना है। अगर आपको परिमाप पूछता है तो सिर्फ इतना ही करके छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम आपको अगले वीडियो में इसको समझाएंगे। लेकिन इसको आप एकदम समझ करके जाएंगे, एकदम आसान है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का आप 1-2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको बनाने में एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह ट्रिक पहुंच सके और उनको एग्जाम में लाभ मिल सके। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है बिंदुओं 5 cos θ, 0 तथा 0, 5 sin θ के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है 5 cos θ, 0, और दूसरा आपका बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 0, 5 sin θ। इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर वही आपको सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब 5 cos θ और 5 sin θ, इन्हीं दोनों को हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि दोनों में एक एक पॉइंट, इसमें y आपका 0 दिया हुआ है, इसमें x 0 दिया है, तो आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा तो जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख करके सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे तभी 2 नंबर मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर देता है तो आपको इसका कहीं भी रफ करना है शॉर्टकट में, तो क्या करेंगे, 5 cos θ का होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस फिर 5 sin θ का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 cos स्क्वायर θ हो जाएगा, प्लस 25 sin स्क्वायर θ हो जाएगा। ये हो गया। आप देखिए दोनों में 25 है तो क्या करेंगे, अंदर में ही 25 कॉमन ले लेंगे, लिख देंगे cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ। आपको पता है sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसमें गुना करेंगे 25 में 1 से, तो 25 ही हो जाएगा, गुने 1 तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा आपका, 5। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ध्यान रखेंगे। अगला 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ भी दे। एग्जाम में आपका ये 11 नंबर जो क्वेश्चन था, त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना इतना और इतना दिया है, उसकी परिमिति या क्षेत्रफल हर हाल में पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो संरेखी वाला पूछता है जिसका वैल्यू 0 आ जाता है, या फिर कहीं पे के दे देगा एक पॉइंट में, एक शीर्ष में, और कहेगा कि के का वैल्यू निकालिए जब वो संरेखी हो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन अभी जो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखें। कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, भुज के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, भुज के रूप में होते हैं। और वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। देखिए भुज के रूप में होते हैं, या फिर हम एक्स अक्ष पर क्या कहते हैं, 1,0 लिखते हैं, ये आंसर होता है। अगर y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में पूछ रहा है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे। समझ में आया। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x वाले को x ही रहने देंगे, y में 0 कर देंगे। जब पूछेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे, तो y को y ही रहने देंगे और 0 लिख देंगे। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। लेकिन जब x अक्ष पर पूछेगा तो x, 0, y अक्ष पर पूछेगा तो 0, y, ये आपका होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछता है एग्जाम में, जैसे कि एक फॉर्मूला आता है, आपको पता है कि ये आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, इस पर भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। फिर उसी तरह से आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि ये किस चीज का सूत्र है। इसको कहते हैं अंतः विभाजित। सिर्फ विभाजित नहीं याद रखना है, क्योंकि एग्जाम ये विभाजित है, लेकिन आपको जो ऑप्शन देगा वो अंतः विभाजित दे सकता है, बाह्य विभाजित दे सकता है,
कह देगा कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखेंगे, अंतः विभाजित लिखेंगे हमेशा। अगर ऑप्शन में अंतः विभाजित है तो अंतः विभाजित को चुनेंगे। आपको कंफ्यूज वहां नहीं होना है कि अंतः विभाजित लिखें या बाह्य विभाजित लिखें। अंतः विभाजित का सूत्र होता है ये। और इस पर आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देख करके जाएंगे, बना करके जाएंगे। एक आपका त्रिभुज का दे देगा इस तरह का, कहेगा इसका क्षेत्रफल शीर्ष दिया हुआ है ABC, कहेगा कि इनमें से ये कब आपका संरेखी होगा। तो जो सूत्र आपको बताया गया है वो सूत्र लगा करके अब बराबर में 0 करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपको संरेखी कहलाता है। या फिर 0 आ गया तो भी संरेखी कहलाता है। तो ये सब आपको ध्यान रख करके जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।